लांडी हमले के बाद ईपीजेड में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हमले का निशाना बनने वाले गैर मुल्की ईपीजेड में वाक़िया कंपनी में काम करते थे। ईपीजेड के मुताबिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं, लांडी हमले के बाद ईपीजेड में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए लांडी हमले के बाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। हमले का निशाना गैर मुल्की ईपीजेड में वाक़ई कंपनी में काम करते थे। जो हमारी तफसीलात से जो बात हुई, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। तो काम का ये कहना है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 24 घंटे सिक्योरिटी होती है और मौजूदा सूरत हाल पर हमले के बाद जो है ईपीजेड में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जो सिचुएशन है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में देखा जाए, ये यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट की जो फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे गैर मुल्की मुख्तलिफ ममालिक के लोग काम भी करते हैं। और यहाँ पे जो सूरत हाल हुई उसके बाद ईपीजेड की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया और यहाँ पे पुलिस के आला हुकाम ने भी आके ईपीजेड का दौरा किया है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी इकदाम हैं, जैसे कि वफाकी वज़ीर दाखिला भी इसका नोटिस लिया है और उसको यहाँ पे कहा गया है कि जो सिक्योरिटी पे मामूल लोग हैं उनका भी जायजा लिया जाए। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है एक पाकिस्तान का एक नाम है और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिसका माल बनता है यहाँ से बैरून मुल्क से एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान में आकर उसका इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ जो मजीद सूरत हाल की है कि जो लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है और यहाँ पे जो उसकी सिक्योरिटी में है उसको इजाफा कर दिया गया और मजीद सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। पुलिस के आला हुकाम ने भी आके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दौरा किया है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। गैर मुल्कों पर हमले की कोशिश में जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। भाई के मुताबिक नूर मोहम्मद गुर्बत की वजह से घर चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के फराइज अंजाम दे रहा था। तफसीलात से आगाह करेंगे अनुषा जाफरी। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम हुआ, लेकिन उसके अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात था उन गैर मुल्कियों के साथ जिसने डट के मुकाबला किया दहशतगर्दों का, लेकिन दहशतगर्दों की फायरिंग से वो शदीद जख्मी हुआ था सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद, जो कि दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। उसके भाई नूर मोहम्मद के जो भाई हैं वो यहाँ पर पहुँचे। आपका नाम क्या है? छोटा भाई था, बड़ा भाई था, हुआ क्या था? शादीशुदा था? कितने बच्चे थे? कहाँ का रिहायशी है? कहाँ कब से जॉब कर रहा था? मेरे भाई का नाम है नूर मोहम्मद और मेरा नाम है रायब अली। तो हम सांगड़ के रिहायशी हैं। तो ये हम गुर्बत की वजह से इधर ड्यूटी करते थे 8-10 साल से। अभी इसको 2 साल हुए हैं इस कंपनी में काम करते हुए। तो मुझे 1:30 बजे पता चला कि भाई आपका फौत हो गया है। तो मैंने यकीन नहीं किया, मैंने बोला अल्लाह न करे ऐसा नहीं होगा। तो जब मैं इधर आया जना अस्पताल देखा तो बस आगे क्या बोलूँ मैं। उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे सांगड़ में हैं। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, बेटा है उसका। एक वो भी तकरीबन होगा 1 साल का होगा। एहलिया भी? जी हाँ। एहलिया भी सांगड़ में? जी हाँ। कौन सी कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है हारिस कंपनी। किस चीज़ की है ये? सिक्योरिटी गार्ड की। अच्छा, लेकिन ये किसके साथ तैनात थे? जी, किसके साथ थे? किसके साथ काम कर रहे थे? जापानीज के साथ काम करते थे। कितने साल से? तकरीबन इसको 2 साल हो गए। इनकी सैलरी कितनी थी? सैलरी मेरी समझ में होगी 16 या 18। 16-18 हज़ार रुपए किराए के मकान पे कराची में थे? जी नहीं, उधर रिहाइश भी इनकी थी। कहाँ पर रिहाइश थी? लांडी में। आप लांडी में रह रहे थे? अपनी आप लोग की? नहीं, मेरी रिहाइश इधर ही है सदर में और डिफेंस में। और इनकी कहाँ थी? इनकी लांडी में। किराए के मकान में? जी हाँ। आप कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं। क्या समझते हैं, शहीद हुए हैं, डट के मुकाबला किया है दहशतगर्दों से? जी हाँ, इस बात का भी फख्र है। किसी की जान बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी तो वो भी एक बहादुरी है। इसे समझो कि वो 4 भाई हैं? जी हाँ जिंदा है। इसे आपका छोटा भाई था, बड़ा भाई था? मेरे से छोटा था। आप क्या काम 2 करते हैं? मैं भी सिक्योरिटी गार्ड में काम करता आप हूँ। भी सिक्योरिटी किसके लिए काम करते हैं आप? मैं भी अपने घर के लिए, अम्मी अबू वालों के लिए काम करता हूँ, बच्चों के लिए काम करता हूँ। लाश कहाँ लेके जाएंगे आप? सांगड़? अभी मैं सांगड़ लेके जाऊँगा। वहीं तदफीन होगी? जी हाँ। 16-18 हज़ार रुपए सिक्योरिटी गार्ड कमाने वाला, 16-18 हज़ार कमाने वाला, दहशतगर्दों का डट के मुकाबला करने वाला ये जवान जो सिक्योरिटी गार्ड है शहीद हो गया है। और इनके भाई ने कहा फ़ख्र भी है कि किसी की जान बचाते हुए शहीद हुए। लेकिन 16-18 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह थी। एक बेटा है, एहलिया भी सांगड़ में है, फैमिली भी सांगड़ में। यहीं लांडी में जो है वो ये रिहाइश पजीर था। इनके भाई सदर यहाँ पर डिफेंस की तरफ रहते हैं, ये खुद भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं।
तो दुख इनको भी है, अल्फाज में बयान नहीं कर पाते क्योंकि किसी के अपने को खोना एक बड़ी तकलीफ सी बात होती है। लेकिन हमने देखा ये दहशतगर्दों को नाकाम बनाया गया हमारे सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से, पुलिस की जानिब से, और अभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर ज़ेरे इलाज हैं। 2 साल हुए थे इनको, ये जापानीज जो होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी पर तैनात थे और अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। राहिब जो है इनके भाई, बड़े भाई हैं, ये यहाँ पर पहुँचे और अब इनकी लाश को जो है वो सांगड़ में ले जाकर तदफीन की जाएगी। जी, IG सिंध की ज़ेर सदारत गैर मुल्की बाशिंदों के हिफाजती इंतजामात से मुतालिक इजलास। महकमा स्पेशल ब्रांच में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से अलहदा शोबे कायम किए जाएंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक शोबे को जदीद खतूत पर इस्तूर करेंगे। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से अलहदा शोबा कायम किया जाएगा। सिक्योरिटी से मुतालिक शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा और IG की इजलास में ये हिदायत सामने आई हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे मेराज अख्तर से। मेराज, बताइएगा। मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद होंगे। IG सिंध की ज़ेर सदारत गैर मुल्की बाशिंदों के हिफाजती इंतजामात से मुतालिक इजलास। महकमा स्पेशल ब्रांच में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से अलहदा शोबा कायम किया जाएगा। सिक्योरिटी से मुतालिक शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करें। IG की इजलास में ये हिदायत सामने आई हैं। अहम इजलास हुआ है, इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर कायद में बिजली की आंख मचोले का सिलसिला थम ना सका। इसकी वजूहात क्या हैं, ये बताएंगी हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं सेंट्रल जेल के सामने उस्मानिया कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया हद से ज़्यादा तजावज़ कर गया है। एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी जो हैं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे इलाका मकीनों से ही जानते हैं कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कब लाइट की टाइमिंग है। आप मुझे बताइएगा कितनी लोड शेडिंग हो रही है और क्या टाइमिंग, कितने बजे लाइट आती है, कितने बजे लाइट जाती है? मतलब सुबह 10 बजे आती है लाइट, 12 बजे चली जाती है, फिर 12 बजे बाद जाने के बाद फिर 4 बजे आएगी, 2:30 बजे आएगी, 2:30 बजे आएगी ना, फिर 4 बजे फिर चली जाएगी। तो इंसान पूरी रात ज़ाया हो जाती है सारी। अब सुबह ऑफिस जाने वाले हैं बच्चे, स्कूल जाने वाले हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे बच्चे, कैसे उठें वो लोग काम पे, किस तरह से जाएँ, किस तरह से बच्चे स्कूल जाएँ। पेपर हो रहे हैं बच्चों के आजकल, बहुत परेशानी है आजकल। क्या कहेंगे? अब इलाके में जिनके बिल में कहता हूँ कि पेंडिंग है, तो वो कहते हैं कि भाई आप उनको पकड़ो। हम क्यों पकड़ें? हम ये इस काम के लिए कोई, हम अपनी नौकरियां करते हैं, तो आप आओ, उनके मीटर काटो, उनके कनेक्शन काट लो, लेके जाओ। तो वो क्या कहते हैं यार वो मीटर हमने काट दिए थे, उनके लाइनें काट दी थी। अब वो लाइन काट के जाते हैं, दूसरे लड़के आते हैं उनके, उन्हीं के महकमे के, वो वापस जोड़ के चले जाते हैं 2000-4000 लेके। अब उसके लिए हम क्या करें? हमारे साथ यहाँ पर उस्मानिया कॉलोनी के एक घर पर मैं मौजूद हूँ। उनका यही कहना है कि जो लोग बिजली का बिल नहीं देते हैं अब उन्हें पकड़ें। इस तरह एक बंदे के या 2 बंदे के बिजली के बिल ना देने, या इलाके में कई लोगों के बिजली के बिल ना देने के बायस जो बिजली के बिल दे रहे हैं उनको सज़ा ना दी जाए। आप उनके लिए कोई एक प्रॉपर इक़दाम उठाएं, लेकिन खामखा ऐसे लोगों को सज़ा ना दी जाए जिनके बिल जो है बाकायदगी से वो लोग भर रहे हैं। जी, मंगूपी टाउन हाजी नवाज बरोही का कहना है कि अवाम के दरीना मसाइल हल करने के लिए शब रोज़ कोशिश हैं। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, बल्दियाती इदारों को जमहूरियत की नर्सरी कहा जाता है क्योंकि आवाम की दस्तरस में होते हैं बल्दियाती नुमाइंदे। और जो कराची की अगर बात की जाए तो 7 माह तकरीबन हो चुके हैं यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदों को मैदान में आए हुए, और 7 माह के दौरान उनकी कारकर्दगी क्या रही है जांचने का सिलसिला हमने शुरू किया है। मंगोपी टाउन से इसका आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी नवाज बरोही जो कि चेयरमैन हैं मंगोपी टाउन के, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। 7 महीने एक अच्छा टाइम होता है, ये बताइए कि 7 महीने में आपने क्या क्या डिलीवर किया आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे अर्दल अजीज़ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हम चेयरमैन बनते हुए हमें एक मीटिंग अरेंज की और उसमें बुला के हमें हिदायत की कि मैं आवाम के मसाइल आवाम के दहलीज़ पे हल करना चाहता हूँ और सिंध को पाकिस्तान के साथ साथ ख़ास तौर पर सिंध को मैं खुद जो है ना ऑन करूँगा। सबसे देरीना मसला हमारे मंगोपी टाउन में सेवरेज का है। बारिशें होती हैं, इलाके डूब जाते हैं, उसको हमने फोकस किया। तकरीबन 1 से लेकर 16 यूसी, हम जो 16 यूसी हमारी तमाम यूसी में जहाँ एमरजेंसी जो हमें ज़रूरत थी सेवरेज की, वहाँ हमने तकरीबन कई यूसी में हम
12-12 हज़ार फीट काम कर चुके हैं। कदीमी आबादियां हैं, हम उसको उस पर भी तवज्जो दे रहे हैं जो नई बनिस्बत नई आबादियों की। अब जैसा अब्दुल्ला गोट था, वो कदीमी आबादी है, पाकिस्तान बनने से पहले उसका पानी का देरी ने एक मसला था, वो भी हमने हल किया। इसी तरह रहीम गोट था हमारा, उसका पानी का मसला, गुल मोहम्मद गोट उसका पानी का मसला, वो भी हमने हल कर दिए। तकरीबन इस वक्त 7 आबादियां हैं जिनका पानी का इशू हमने हल कर दिया। बिल्कुल, हाजी नवाज बुरई बता रहे थे कि वसाइल महदूद हैं, उसके बावजूद जो विरसे में जो लाइबिलिटीज़ मिली ना सिर्फ उसको क्लियर किया, मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए, बल्कि इसके साथ साथ फरामी और निकासी आप के मसाइल हल किए। हुकूमत सिंध के ताउन से जो है वो बिजली फरामी मुख्तलिफ गोटों में उसके सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया है और सेहतमंदाना सरगर्मियों और तालीम के फ़रोग के लिए बहुत सारे मनसूबे हैं जो कि ऑनगोइंग भी हैं और मज़ीद इनका इरादा है कि उस पर काम शुरू किया जाएगा। जामा कराची में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन मैरीन बायोलॉजी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। अपडेट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। आज बिल्कुल देखें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीन बायोलॉजी जामा कराची के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है और इनका ये कहना है कि 3 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इनके जो वाजिबात हैं उसकी अदम अदायगी से मुतल्लिक ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनके बेसिकली और क्या मुतालबात हैं। मुझे बताइए, ये मामला सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुआ, मेडिकल ड्यूज़ बाकी हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक और भी बड़ा फ़क़दान है ना, डायरेक्टरशिप ना होना, उसकी वजह से जो नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना वो 2-3 लोग चला रहे हैं और जिसकी वजह से ये क्लैप्स किया है ये। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि HEC कहती है कि हम पूरे पैसे दे रहे हैं, पता है वो शायद सही कह रहे होंगे तो, और ये कहते हैं कि नहीं वो हमें पैसे पूरे नहीं दे रहे। 3 महीने की तनख्वाह आ रही है तो 3 महीने की, जो पहले 1 महीने का क्लैप्स था, दूसरे महीने का हुआ, अब 3-3 महीने का गैप आ रहा है। अब ये पीर और मंगल को एक मेरे पर मैसेज भी आया हुआ कि ग्रांट आपकी आ जाएगी, लेकिन ये अगले 3 महीने की आएगी। हमें 3 महीने की ग्रांट दे के फारिग कर देंगे। हम 3 महीने बाद फिर वहीं खड़े हैं और हम 3 दिन से यहाँ एहतजाज पे बैठे हुए हैं। 3 दिन से एहतजाज किया जा रहा है। आपने डायरेक्टर की बात की, तो क्या ये इदारा डायरेक्टर से महरूम है और अगर महरूम है तो कब से महरूम है? 2020 से कोई डायरेक्टर नहीं बना। उसकी एक और वजह भी है ना कि सिलेक्शन बोर्ड करवाने कहते हैं कि ये लोग के यहाँ पर सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो नहीं बन सकते तो सिलेक्शन बोर्ड करवा लें। यहाँ लोग प्रोफेसर मुनक्किद नहीं किया गया। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। 3 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर गया। इनकी वजारत तालीम व पेशा वराना तरबियत से भी और HEC से भी इनकी गुजारिश है कि वो इस मामले को देखें और इनको फिलफौर जो है रिलीफ फरहम करें। जी, वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का इजलास, सेक्रेटरी तालीम, मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान की शिरकत। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर तालीम व मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी तालीम सिंध जाहिद अली अब्बासी, मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल कबीर काजी और डिप्टी डायरेक्टर व दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से मुजमई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि SIS के ताउन से सिंध में 2567 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जबकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूल्स में 40% स्टूडेंट लड़कियां हैं। पीपल्स स्कूल प्रोग्राम के तहत प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर 34 इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किए गए हैं, जबकि सिंध एजुकेशन के तहत स्कॉलरशिप, वोकेशनल और दीगर प्रोग्राम पर भी काम किया जा रहा है। ये आगाही जो है फराहम की गई है इस इजलास में। जबकि वज़ीर तालीम का ये कहना है कि बच्चों में साइंस की तालीम की अहमियत को उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। आइंदा तालीमी माली साल स्कूलों में साइंस की तालीम की अहमियत के तौर पर मनाया जाएगा, जबकि साइंस की तालीम की अहमियत के सिलसिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूल की पार्टनरशिप को यकीनी बनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सानवी तालीमी बोर्ड ने इम्तिहानात में नकल और सेंटर की तब्दीली के खिलाफ फैसला इक़दाम उठा लिया। मज़ीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त मैं सानवी तालीमी बोर्ड में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से इम्तिहान नहम और दहम के जो इम्तिहानात की डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। 7 मई से जो है वो इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि 31 मई तक जारी रहेगा। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो है वो इस बार ऐसा इक़दाम उठाया गया है, तलबा के जो एडमिट कार्ड हैं उन पर ही जो है वो इम्तिहानी मरकज़ जो है वो दर्ज होंगे। इस हवाले से मैट्रिक बोर्ड ज़राए का ये बताना है कि एडमिट कार्ड पर ही जो है वो इम्तिहानी मरकज़ दर्ज होने की वजह से तलबा को जो है वो सेंट्रल
सेंटर ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, जबकि जो है वो ये बहुत सारी बातें हमें सामने आती थी कि सेंटर जो है वो रातों रात तब्दील कर दिए जाते थे। तो इस साल जो है वो इसकी रोकथाम के लिए एडमिट कार्ड पर ही जो है वो सेंटर दर्ज कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो मनमाने सेंटर जो है वो नहीं लगवाया जा सकेगा। इसके अलावा जो है वो अब तक तकरीबन जो है वो मैट्रिक बोर्ड में 4 लाख तलबा जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो कि इम्तिहानात देंगे। और जबकि जो है वो मैट्रिक बोर्ड ज़राए का ये भी बताना है कि तकरीबन 500 से ज़ायद सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, इम्तिहानी मरकज़ बनाए गए हैं जहाँ पे जो है वो इम्तिहानात का सिलसिला जारी होगा। इसके अलावा मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 7 मई से इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि 31 मई तक जारी भी रहेगा। और तलबा ऐसा इक़दाम जो उठाया गया है ये खुशाइंद इक़दाम है, जिसकी वजह से जो है वो नकल की रोकथाम में भी कमी आएगी और जो है वो मनमाने सेंटर जो कायम करवाए जाते थे उनका सिलसिला भी जो है वो इस साल ख़त्म हो जाएगा। जी बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, बेकारन जगह नाम कराने के लिए अदालत पहुंच गए अमीर खातून नामी फ़कीर का सईदाबाद के फुटपाथ के लिए अदालत में दावा। दीगर फ़कीरों को मेरी हदूद में भीख मांगने से रोका जाए, मुकदमे में इस्तदा। अदालत ने अमीर खातून की दरख्वास्त पर पुलिस रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर अमीर खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, बेकारन जगह नाम कराने अदालत पहुंच गई अमीर खातून नामी फ़कीर का सईदाबाद के फुटपाथ के लिए अदालत में दावा। दीगर फ़कीरों को मेरी हदूद में भीख मांगने से रोका जाए, मुकदमे का इस्तदा है और अदालत ने अमीर खातून की दरख्वास्त पर पुलिस रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर अमीर खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अनोखी दरख्वास्त भी की जा रही है, बेकारन जगह नाम कराने अदालत पहुंच गई है और अमीर खातून नामी फ़कीर का सईदाबाद के फुटपाथ के लिए अदालत में दावा है। दावा कर रही हैं कि दीगर फ़कीरों को मेरी हदूद में भीख मांगने से रोका जाए, मुकदमे में इस्तदा की गई है और अदालत ने अमीर खातून की दरख्वास्त पर पुलिस रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर अमीर खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बेकारन जगह नाम कराने अदालत पहुंच गई अमीर खातून नामी फ़कीर का सईदाबाद के फुटपाथ के लिए अदालत में दावा। दीगर फ़कीरों को मेरी हदूद में भीख मांगने से रोका जाए, मुकदमे में इस्तदा। अदालत ने अमीर खातून की दरख्वास्त पर पुलिस रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर अमीर खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, बेकारन जगह नाम कराने के लिए अदालत पहुंच गई है। कहती हैं कि मेरी हदूद पर दूसरे जो फ़कीर हैं वो नहीं भीख मांगे, मुझे मेरी जगह जो है वो मेरे नाम कर दें ताकि उस जगह पर सिर्फ मैं ही मांगूं, कोई और ना आके मांगे फ़कीर। और ये एक अनोखा केस है जो अदालत पहुंच गया है। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने ताजर दोस्त स्कीम की हिमायत कर दी। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, टैक्स नेट में इजाफा करने के लिए FBR की ताजर दोस्त स्कीम पर मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ताजर रहनुमा इस्माइल लालपुरिया। तो क्या समझते हैं FBR की जो स्कीम है मुख्तलिफ एसोसिएशन के देखने उसमें मौक़िफ़ आ रहा है, आप क्या समझते हैं इस पर अमल दरामद होना चाहिए? देखिए, अमल दरामद तो होना चाहिए। दुनिया भर के तमाम हुकूमतें जो हैं वो ताजर दोस्त स्कीमें लाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मसला आता है कि हमसे जो फैसले लिए जाते हैं, मशवरे लिए जाते हैं, उसका फैसला पहले कर दिया जाता है, मीटिंगें बाद में होती हैं। जैसे कि अभी इसका इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 तारीख से। अब मीटिंग जो है FBR की RTO 2 के अंदर में आज रखी गई है, क्योंकि आज हमें बुलाया गया क्योंकि उनको वो मिला नहीं है। इससे पहले गुज़िश्ता हुकूमतों में भी इसी तरह हुआ था कि ऐलान कर दिए जाते थे और फिर उसके बाद हमें बुलाया जाता था और फिर हम उनसे अपने मशवरे देते हैं कि इस तरह करें, क्योंकि जब तक आप ताजिर एसोसिएशन को साथ लेके नहीं चलेंगे, मार्केट के अंदर में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। या तो आप वो पिछली जो मार्शल लॉ दौर के अंदर में डंडे चलते थे, या तो आप वो चला लें। अगर प्यार मोहब्बत से नाम जो दे रहे हैं ताजिर दोस्त, तो दोस्ती का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को मिल के चलना चाहिए। तो आज बड़ा अच्छा इकदाम कर रही है FBR ने। आज जो है वो कॉल की है हमें, ताजिर रहनुमाओं को तमाम सबको बुलाया हुआ है। अब हम इनको मशवरे देंगे किस तरह से करना है, क्या करना है। फिर मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ ताजिर रहनुमा भी जो है वो टैक्स नहीं देते, इसलिए वो ज्यादा मुखालफत करते हैं। मैं इनकम टैक्स देता हूँ, इसलिए मैं इसकी बड़ी हिमायत करूंगा और मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा और FBR से भी कि आप उन लोगों को बुलाएं कि जो टैक्स देते हैं, क्योंकि उनके पास तो सारा आ जाता है कि आप NIC नंबर डालें, टैक्स फौरन आ जाएगा कि कौन टैक्स दे रहा, कौन टैक्स नहीं दे रहा। हम टैक्स दे रहे, कमती बढ़ती वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टैक्स नेट के अंदर में सबको लाजमी आना चाहिए। बिल्कुल देखें, इस्माइल लालपुरिया मौजूद था। उनका कहना है कि टैक्स नेट में इजाफे के लिए FBR के इकदाम को खुशाइन करा दिया और कहा है कि टैक्स के तरीक़ेकार को आसान बनाया जाए ताकि जो ताजिर बरादरी वो टैक्स नेट में शामिल हो सके। जी
गाड़ियों की फरोख्त में कमी आने लगी। सदर ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के मुताबिक गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फरोख्त में कमी हुई है। मज़ीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट के वाज़े तौर पे ये सामने आ रही है बात कि जो गाड़ियां हैं उनकी सेल के अंदर जो है वो 38% जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। माली 2024 की अगर हम बात करें, पिछले 9 माह के अंदर जो है वो गाड़ी मैन्युफैक्चर, ख़ास करके जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहा जाता है, वो गाड़ियों की जो सेल है उसके अंदर 38% तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। उसकी अहम वजूहत क्या बन रही हैं उसको जानने के लिए मेरे पास हम मौजूद हैं। हमारे साथ HM शहजाद मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के सदर हैं। सर बताइएगा कि क्या अहम ऐसी वजह है कि महंगाई जो है वो वजह बनी है या कोई और वजह है? देखें, महंगाई तो अपनी जगह है, वो तो कोई शक वाली बात नहीं है। असल जो मुद्दा है इन गाड़ियों के हवाले से, हमारे पास लोकलाइजेशन नहीं है। अगर जब तक हमारे पास लोकलाइजेशन नहीं होगी, गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होगी। आज तक हम पिछले 45 साल के अंदर CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है। आए दिन इनके ऊपर डॉलर की वजह से पाबंदियाँ भी लगती हैं। असल जो सेल कम है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि गाड़ियाँ क़ुव्वत ख़रीद में नहीं हैं, और जब तक हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होंगी। मैं कई हुकूमतों से अपील करता हुआ आया हूँ, खुदारा हम मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाएं, हम लोकलाइजेशन की तरफ जाएं। हम नहीं जाएंगे तो ये इंडस्ट्री का मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आता। जैसे HM शहजाद ने वाज़े तौर पे कहा है कि गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा होने की सबसे अहम वजह है। दूसरी उसकी वजह यह है कि हम लोकलाइजेशन, यानी कि हम गाड़ियां यहाँ अभी तक जो है वो सिर्फ असम्बल कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं की गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें इस वक्त ज़्यादा हैं। क्योंकि डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, उसके साथ साथ जो है उनकी कीमतें जब बढ़ती हैं तो यकीनन गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा होता है और वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। यही रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। जी, रिश्ते से इनकार पर तेज़ाब फेंककर कत्ल करने वाले मुलजिम पर जुर्म साबित हो गया। जज शाहिद अली मेमन ने मकतूला की वालदा की मौजूदगी में मुलजिम को उम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, रिश्ते से इनकार पर तेज़ाब फेंक कर कत्ल करने का मामला मुलजिम शहजाद पर अदालत में जुर्म साबित हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी शाहिद अली मेमन ने मुलजिम को उम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। सज़ा मकतूला की बूढ़ी वालदा की मौजूदगी में सुनाई गई है, जबकि अदालत ने मुलजिम पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। साथ ही ये रिमार्क्स भी दिए कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मज़ीद 1 साल जो है वो जेल में गुजारने होंगे। वाक़या जो है वो दिसंबर 2021 को पेश आया था, जब रिश्ते से इनकार पर मुलजिम ने मकतूला के घर आकर उस पर तेज़ाब फेंका। तेज़ाब से उसका चेहरा और जिस्म झुलस गया था और चंद दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद वो दम तोड़ गई थी। सरकारी वकील परवेज़ सोलंकी के मुताबिक मुलजिम के ख़िलाफ़ 7 गवाहान अदालत में जो है वो पेश किए गए, जबकि मेडिकल रिपोर्ट से भी मुलजिम पर जो है वो जुर्म साबित हो गया, जबकि जो वो कामयाबी के साथ मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रहे। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर मुलजिम मकतूला से शादी करना चाहता था तो वो कुछ और स्टेप्स ले सकता था, लेकिन उसने ये एक गैर कानूनी हरकत की है, जिसकी वजह से जो है वो ख़वातीन में इस माशरे में जो है खौफ व हरास भी फैल रहा है। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना महमूदाबाद में दर्ज किया गया था। जी।